सीरीज का 31वां क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना के आविष्कारक कौन थे? तो वो थे इसमें फैराडे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इसके आविष्कारक थे फैराडे। अगला सवाल है कि लेंज का नियम किनके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? ठीक है, तो लेंज के नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? तो वो है ऊर्जा का। लेंज का नियम में ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत होता है। लेंज का नियम, अरे वही लेंज का नियम जो अपने होने वाले जिससे वो उत्पत्ति होता है उसी का को विरोध करता है। ठीक है, जैसे नेगेटिव चार्ज जो होता है नेगेटिव चार्ज को ही अपनी ओर आने में क्या करता है? विरोध करता है। पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर आने में पॉजिटिव चार्ज को ही विरोध करता है, यानी कि जिससे वो उत्पन्न होता है उसी का वो विरोध करता है। यही तो था ना लेंज का नियम। तो ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला सवाल है हमारा कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, डायनेमो का। ठीक है, तो डायनेमो का देखिए धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर और प्रेरित विद्युत पर। ठीक है, तो ये जो डायनेमो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित होता है। ठीक है, डायनेमो मतलब जो ट्रांसफार्मर वगैरह होता है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। ठीक है, एक मैग्नेटिक से दूसरे मैग्नेटिक में। और अगला सवाल है हमारा कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जिससे क्या होता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, एसी वोल्टता को बढ़ाने के लिए, डीसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। ठीक है, ट्रांसफार्मर से हमको क्या मिलता है? एसी करंट मिलता है। और एसी करंट से हमको क्या करते हैं? उसको घटाते हैं या बढ़ाते हैं? अरे वही स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो स्टेप अप होगा तो बढ़ेगा और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो वो घटेगा। लेकिन कौन सा करंट को? एसी करंट। अगला सवाल है हमारा ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि क्या है? तो वो होगा वोल्टता, धारा, आवृत्ति यहाँ पे हो जाएगा अपरिवर्तित रहने वाली, क्योंकि वोल्टेज तो चेंज होता ही है, धारा भी चेंज होता ही है। ठीक है, बस इसमें क्या हो जाएगा? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो होता है वो चेंज नहीं होता। अगर आप 50 हर्ट्ज का डाल रहे हैं तो वो 50 हर्ट्ज ही मिलेगा आपको, चाहे आपको उसमें 100 वोल्ट का डाल के 220 वोल्ट क्यों ना ले, 110 वोल्ट डाल के 220 वोल्ट क्यों ना ले, धारा 10 एम्पियर डाल के 15 एम्पियर क्यों ना ले, चाहे फिर धारा कम क्यों ना ले, लेकिन आवृत्ति जो होता है उसको वो हमेशा 50 हर्ट्ज ही रहने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। अभी मैं आपको इसमें साइंस से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कराने वाला हूं। आपके एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाएगा ये सब सारे क्वेश्चन, और पूछा ही जाता है। उम्दा सीरीज होने वाला है ये, बस आप धैर्य रखें और पूरा वीडियो जो है वो कंटिन्यूअसली देखें। पर डे वीडियो में अभी अपलोड करने का कोशिश कर रहा हूँ, एक आध दिन बीच में गैप हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पर डे वीडियो अपलोड हो, कुछ क्वेश्चन आपको साइंस का पर डे मिले। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, हिंदी से घबराना नहीं, ठीक है, समझा दूंगा मैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में तार क्रमशः N1 तथा N2 फेरे हैं। ठीक है, तब अच्छा यहाँ पे बात हो रहा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर का बात हो रहा है यहाँ पे, यानी कि क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो मान के चलिए उसमें N1 है और N2 है। ठीक है, ऐसे करके आप ट्रांसफार्मर यदि बना लेंगे तो उसमें N1 N2 है। ठीक है, इधर हो गया N1 और इधर हो गया N2। ठीक है, तब N1 जो है वो ज़्यादा होगा N2 से, या N2 ज़्यादा होगा N1 से। N1 N2 बराबर तो होगा नहीं, N1 0 होगा नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसमें? N2 ज़्यादा है। ठीक है, N2 मतलब क्या है? नंबर ऑफ फेरे, यानी कितने संख्या में इसमें वायर लपेटे हुए हैं इस कुंडली में, है ना, इसमें कितने ज़्यादा वायर लपेटे हुए हैं। तो स्टेप अप तभी होता है जब N1 जो होता है कम होता है N2 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, N2 इज ग्रेटर देन N1। अगला सवाल है हमारा 37 नंबर का, ए की ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। ठीक है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर से। ठीक है,
स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होता है हमको? उच्च विभव और निम्न धारा, उच्च विभव और उच्च धारा, निम्न विभव और निम्न धारा, निम्न विभव उच्च धारा, क्या प्राप्त होगा? ठीक है, तो इसमें प्राप्त होता है ऊंचाई से पहले तो वोल्टेज ज़्यादा प्राप्त होगा और उसका जो धारा होगा, जो इनकी करंट होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च विभव और निम्न धारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा कि सबसे अधिक आवृत्ति होती है। अच्छा, इसमें से 3-4 रेंज दे दिए हैं, रेंज में से सबसे ज़्यादा अब बोल रहा है कि आवृत्ति किसकी होती है? गामा किरणों की, नीले प्रकाश की, अवरक्त किरणों की, पराबैंगनी विकिरण की। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो गामा किरण की ही होती है। ठीक है, इन लोगों में। अगला सवाल है कि अवरक्त किरणों की अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वह है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये कि इसमें कौन सा जो पदार्थ होता है उसका अध्ययन करने के लिए वो किस चीज़ का प्रयुक्त होता है, वो प्रिज्म जो है वो किस चीज़ का प्रयुक्त होता है? तो इसमें जो होता है वो रॉक सॉल्ट होता है। ठीक है, रॉक सॉल्ट का प्रिज्म बनता है, उसी से हम अवरक्त किरण इंफ्रारेड का अध्ययन करने के लिए यूज़ करते हैं। अगला सवाल है हमारा कि पराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए, पराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए, ठीक है, फोकस करने के लिए किस पदार्थ के लेंस का प्रयुक्त होता है? अच्छा, किस पदार्थ के लेंस का प्रयुक्त होता है? क्वार्टज, कैल्साइट, कांच और उच्च घनत्व वाला कांच, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, कांच भी नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, कैल्साइट और क्वार्टज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्टज। क्वार्टज जो हम लोग यूज करते हैं किसी भी पराबैंगनी विकिरण को फोकस करने के लिए। ठीक है, पराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए। अगला सवाल है हमारा 41 नंबर कि कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म, कोहरे में, ठीक है, कोहरे में प्रयुक्त होने वाली फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म क्या होती है? ठीक है, तो ये जो होता है ये इंफ्रारेड का ही हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं इसमें। अगला सवाल है कि किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 54-50 होती है? ये आपको याद रखने हैं कि 54-50 का तरंगदैर्घ्य किसके बीच में आ जाता है? तो वो हरा रंग का आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको वो कलर वाला कॉम्बिनेशन से याद ही रखना ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? अच्छा, तरंग की तरंगदैर्घ्य यहाँ न्यूनतम होती है, लेकिन यहाँ है अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें और एक्स किरणें। इसमें से देखना है कि इसमें न्यूनतम होती है इन चारों में से। ठीक है, तो इन चारों में से जो होगा वो गामा किरण का जो तरंगदैर्घ्य होगा वो न्यूनतम हो जाएगा। यहाँ पर गामा किरण का ही तरंगदैर्घ्य यहाँ पे न्यूनतम हो जाएगा इसमें भी। और अगला सवाल है हमारा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है? चंद्रशेखर, वेंकट रमन, जगदीश चंद्र बोस, हर्ट्ज, मार्कोनी। अच्छा, जगदीश चंद्र बोस का है, हर्ट्ज तो है, ये है, मार्कोनी भी है, यानी इसमें राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन का विद्युत चुंबकीय तरंग में इनका नाम नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग हैं लाल, पीला, नीला, पीला, लाल, नीला, नीला, लाल, पीला, नीला, पीला, लाल। ठीक है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में। ठीक है, यानी आप इसको याद रखिएगा, बैजानी ह पी ना ला। ठीक है, बैजानी हपी नाला जो है इसका कॉम्बिनेशन वो है बढ़ते क्रम में तरंगदैर्घ्य का। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा है? बैजानी, नी तो है एक जगह, नी 2 गो में है, यानी ये दोनों तो नहीं होंगे। ये 3 और 4 में देख लीजिए, ह पी, हरा तो है नहीं, पीला, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ह पी नाला, लाल का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य का, यानी नीला का सबसे कम इसमें से, फिर पीला का उससे ज़्यादा, फिर लाल का उससे ज़्यादा। तो बढ़ते क्रम में क्या हो गया? तरंगदैर्घ्य नीला, पीला और लाल। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से अधिक तरंगदैर्घ्य होती है। अब इसमें से किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होती है वो देख लीजिए। माइक्रो तरंग की, लाल प्रकाश की, पराबैंगनी विकिरण की, किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होती है? ठीक है, तो इसमें माइक्रो तरंग की, यानी कि ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। गामा किरण का तो अभी हम लोग देख लेंगे, न्यूनतम हो जाएगा इसमें से।
अगला सवाल है हमारा, जल को कीटाणु रहित करने के लिए, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है कि जल को अगर कीटाणु रहित करना होता है तो उसमें कौन सी विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें पराबैंगनी विकिरण का उपयोग किया जाता है। जी नहीं, पराबैंगनी विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है। पराबैंगनी विकिरण तो दूसरा होता है, प्रकाश भी दूसरा, माइक्रो तरंग अवरक्त किरणों का विकिरण का उसमें अवरक्त किया जाता है। इंफ्रारेड का उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगला बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? आभासी, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब केवल समतल दर्पण द्वारा, हाँ हो सकता है, केवल अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है ज़्यादातर, नहीं एक कंडीशन में अवतल दर्पण में बनता है, और उत्तल दर्पण में तो हर हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों के द्वारा। ठीक है, समतल दर्पण में देखिए बनता ही है और अवतल दर्पण में बनता है एक कंडीशन में, जब हम एफ और पी और एफ के बीच में कोई वस्तु को रखते हैं, और उत्तल दर्पण में हर हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों के द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, इसमें इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब तो समतल दर्पण में बनता ही है एक कंडीशन में, अवतल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है, अवतल दर्पण में हम, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है और अवतल दर्पण में बनता है। समतल दर्पण में तो नहीं बनता है, उसमें तो बराबर साइज का बनता है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। ठीक है, 3 और 4 तो होंगे नहीं, उधर उत्तल दर्पण, ये हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, अभी मैंने बताया पी और एफ के बीच में जब वस्तु को हम रखते हैं। हाँ, अगला सवाल है कि किसी बिंदुवत स्रोत से चलने वाली, ठीक है, बिंदुवत स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, लाइट रे अगर चल रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो परस्पर समानांतर हो जाती है, पैरेलल हो सकती है। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसके थ्रू वो पैरेलल हो सकती है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके थ्रू वो पैरेलल हो सकती है। समतल दर्पण द्वारा, इसमें तो गोलीय दर्पण होगा ही नहीं, इसलिए क्योंकि गोलीय दर्पण को अगर आप इधर वाले अवतल दर्पण लें या फिर उत्तल दर्पण लें, दोनों में अगर आप प्रकाश रेज को डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो तो ऐप से ही कटते हैं। समतल दर्पण या फिर कहीं भी चलाइएगा तो वो कभी भी उसी दिशा में समानांतर नहीं लौटती है। ये बस एक ही दर्पण है जो कि है वो समतल दर्पण। इसमें अगर आप कोई लाइट रे ऐसे मारते हैं तो वो उसी दिशा में लौट सकती है, यानी कि आने वाला जो डायरेक्शन होता है उसी के समानांतर हो सकती है। तो वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें केवल समतल दर्पण द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल समतल दर्पण द्वारा। तो ये जो अभी 50 तक का भी हो गया वीडियो, अभी मैंने 20 क्वेश्चन करा दिया इस वीडियो में। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले 50 से अगले सवाल के बाद। चलिए, थैंक यू।